Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book. The name of the book Hornbill. The chapter number 3. The name of the chapter Discovering Tut. The saga continue. In a last lecture I have completed पेज नंबर 26 में only last paragraph is left. So in this video I will start the page number 6 last paragraph. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. तो द नाइट ऑफ द स्कैन, जो नाइट को ये सिटी स्कैन करना था उस टाइम पर जो वर्कमैन थे वो टट की बॉडी को टॉम से बाहर निकाला, पूरे बॉक्स को, यानी ये जो टट की बॉडी थी वो पूरे एक कॉफिन में थी, वो कॉफिन के साथ उसको बाहर निकाला गया. लाइक पेल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप. ओके, तो जैसे वो पेल बियरर्स इस तरह से उन्होंने रैंप पर क्लाइम किया. एंड फ्लाइट ऑफ स्टेर इनटू द श्रिवलिंग सैंड आउटसाइड. जो मिट्टी थी आसपास उसको क्या किया, थोड़ी बाहर निकाली और स्टेर्स अंदर जाने दी. और इस तरह से उन्होंने क्या किया, वो जो टॉम थी, जो मैंने बोला कि 26 फीट अंडरग्राउंड थी, तो पहले 26 फीट जैसे खड्डा करना पड़ेगा. तो खड्डा करने के बाद उसके जो टॉम, उसकी जो कब्र, उसका जो कॉफिन मिला, वो कॉफिन को क्या करना पड़ेगा, कैरी करके उसको बाहर लाना पड़ेगा. बाहर लाने के लिए क्या यूज़ किया था, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट. उसकी जो टॉम, उसकी मिली, कब्र मिली, तो वहाँ उसकी जो कॉफिन था वो कॉफिन को हाइड्रोलिक लिफ्ट से कैरी किया गया, क्योंकि मैंने बोला वो 26 फीट नीचे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था. तो वहाँ से खड्डा करके हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प लेकर उसके कॉफिन को बाहर निकाला गया इनटू द ट्रेलर एंड दैट हेल्ड द स्कैनर. तो वहाँ से उठाकर ट्रेलर पर और वहाँ से स्कैनर पर ले जा गया. 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज. जब ये सिटी स्कैन पर रखा गया और सिटी स्कैन अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, यानी ये पूरी बॉडी को सिटी स्कैन करना स्टार्ट हुआ, तब 20 मिनट्स के बाद 2 मैन इमर्ज, 2 इंसान आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और उन्होंने आकर ऑफिस के पास आकर कहा, एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस. ओके, वो हाथ में प्लास्टिक फेंस लेकर आए थे वाइट कलर के और रिटर्न करने आए थे. द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ अ सैंड इन अ कूलर फैन. और बताया कि $1 million, ये जो सिटी स्कैनर मशीन था उसकी वैल्यू $1 million थी. ये $1 million स्कैनर भी अभी एकदम क्वाइट यानी बंद हो गया है. बंद होने का रीज़न क्या था, बिकॉज अ सैंड इन अ कूलर फैन. उसका जो कूलर फैन है, फैन में क्या हो गया, मिट्टी आ गई है. उसका जो फैन था वो फैन में क्या हो गई, मिट्टी आ गई, जिसकी वजह से ये जो $1 million का स्कैनर था वो भी क्या हो गया है, बंद हो गया है. कर्स ऑफ द फेरो जॉक्ड अ गार्ड नर्वसली. वहाँ पर जो गार्ड थे वो गार्ड ने जिसे नर्वसली कहा कि कर्स ऑफ फेरो. ये फेरो यानी कौन होता है, किंग. ये किंग का क्या लगा, श्राप. कर्स का मीनिंग क्या होता है, श्राप. कि ये कर्स ऑफ फेरो है, ये किंग ने जैसे श्राप दिया. क्यों, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि भाई उसकी बॉडी को इस तरह से, जो 3300 ईयर से वहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी थी, रेस्ट कर रही थी, तो उसकी बॉडी को इस तरह से बाहर निकाला जाए और उसको सीटी स्कैन किया जाए. तो ये लोग वो चाहते नहीं थे, इसीलिए जैसे ये सीटी स्कैन कंटिन्यू था उसमें बंद हो गया,
क्योंकि उसका जो फ़ैन था वो फ़ैन में सैंड मिट्टी आ गई और इसलिए वो बंद हो गया। तो इसीलिए लोग बातें कर रहे थे कि भाई ये कर्स ऑफ फेरो है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीड्यूर। लेकिन इवेंचुअली यानी नसीब अच्छा था कि उनका कि एक सब्स्टिट्यूट फ़ैन था। सब्स्टिट्यूट यानी ये लोग दूसरा एक्स्ट्रा एक फ़ैन लेकर आए थे, तो उससे ये जो काम था यानी जो सीटी स्कैन मशीन का काम था, ये जो बॉडी थी तट की उसको बॉडी को सीटी स्कैन करना था, ये जो काम क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ओके, आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट। अभी ये सीटी स्कैन काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद चेक किया गया कि भाई जो जो डेटा हमने निकाला है वो कोई लॉस्ट नहीं हुआ है ना। तो आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्नेड टट ओवर टू द वर्कमैन। तो जब डेटा पूरा चेक किया कि कोई भी चीज़ लॉस्ट नहीं है, तो वर्कमैन ने जो टट की बॉडी थी, वो टेक्नीशियन थे, उन्होंने टट की बॉडी क्या कर दी, वर्कमैन को वापस दे दी। वो कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। जो वर्कमैन थे उन्होंने उनकी जो टॉम थी उसको वापस जहाँ से निकाली थी उसके जगह वापस ला दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिकवर्ड। लेस देन 3 hours यानी ये जो काम हुआ वो 3 घंटे से भी कम आवर्स में। आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, 3 घंटे से भी कम आवर्स में ये जो काम हुआ वो हो गया। एंड ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, उसकी कॉफिन से जो निकाला था उसको 3 घंटे से भी कम टाइम में उसकी बॉडी को वापस वही जगह रख दिया। यानी 3 घंटे में क्या किया उन्होंने कि 3 घंटे में उन्होंने बॉडी को निकाला, उसको सीटी स्कैन मशीन तक ले गए। सीटी स्कैन मशीन में सीटी स्कैन हो गया और सीटी स्कैन एकदम चेक कर दिया। जो टेक्नीशियन उन्हें चेक किया कि भाई कोई भी चीज़, कोई भी जो उन्होंने ये एक्सरे लिए है उसमें कोई मिसिंग नहीं है ना, जो जो चाहिए वो सब कुछ है ना। वो चेक करने के बाद उन्होंने वापस जो बॉडी जहाँ थी वहाँ पर वापस रख दी। द फेरो अगेन रेस्टेड इन अ पीस। ये जो फेरो था यानी जो किंग टट था वो फिर से अपनी जगह पर पीसफुली सोने लगा। वेयर द फ्यूनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। जहाँ पर ये फ्यूनरी प्रिस्ट थे उन्होंने ऐसे नहीं लेकिन एक ट्रेडिशन के हिसाब से उसको ट्रेडिशन के हिसाब से बाहर निकाला गया था और ट्रेडिशन के सहित उसको वापस उसी जगह पर लेटा दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। बैक इन अ ट्रेलर में जो टेक्नीशियन थे उसने क्या किया, एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट कंप्यूटर स्क्रीन, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्होंने टट की इमेजेस रख दी। अ ग्रे हेड टुक शेप्स फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर्स। ये जो ग्रे हेड था उसके जो टुक शेप, उसके जो शेप लिए गए और स्कैटरिंग पिक्चर्स में अलग अलग जैसे उसके फ़ोटो आसपास, एक स्क्रीन नहीं बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ पर दिखाई दिए गए। एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल इट इन अ एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जैसे उसका पिक्चर रख दिया। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज अ क्लियर, यानी बॉडी के अलग अलग जो पार्ट थे वो पार्ट के अलग अलग फ़ोटो पूरी स्क्रीन पर उन्होंने क्या किया, रख दिया। जैसे नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज अ क्लियर एज इन एनाटोमी में, ओके, एनाटोमी क्लास में जैसे नेक है वर्टिब्रे ये दोनों चीज़ एकदम क्लियरली क्या हो रही है, दिख रही थी। बाकी जो ऑर्गन्स थे बॉडी के वो भी थोड़े
जैसे प्रॉपर नहीं थे, लेकिन ये जो नेक वर्टिब्रे थी वो एकदम क्लियर थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरे इमेजेस में ओनली हैंड्स, यानी जैसे एक पर्टिकुलर पार्ट लिया, जैसे कि हेड लिया तो हेड में जितने भी ऑर्गन्स है अलग अलग कर दिए, क्योंकि उसका सीटी स्कैन हुआ तो उसको अलग अलग दिखा दिया। जैसे हैंड लिया तो हैंड की जो इमेजेस है वो अलग अलग ले ली। सेवरल व्यूज़ ऑफ इज रिब केस, उसकी जो रिब केस थी उसके भी बहुत सारे व्यू उन्होंने रख दिए। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्कल, और उसके बाद स्कल के भी अलग अलग पिक्चर्स उन्होंने वहाँ पर रखे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अभी जो प्रेशर था वो ऑफ हो गया, बंद हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल, तो अपनी सीट पर बैठने के बाद ये जो जाही हवास था स्माइल, वो हंसने लगा। ओके, तो विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। तो ये अभी खुश क्यों था? क्योंकि वो हंस रहा था इसलिए कि उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं हुई, गलत नहीं हुई। ओके, जो चीज़ जिस तरह से होने वाली थी वो इसी तरह से कंप्लीट हुई, कोई भी चीज़ रॉन्ग हुई नहीं है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। ओके, उसने क्या कहा कि मैं लास्ट नाइट को सोया नहीं। अभी नींद कैसे आएगी? क्योंकि ये जो दूसरे दिन ये जो स्कैनिंग होने वाला था, पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसकी थी, कि जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि जो लास्ट नाइट थी मुझे नींद आई नहीं। नॉट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं। जो लास्ट नाइट थी, लास्ट नाइट कौन सी? जिस दिन ये टट की बॉडी को स्कैनिंग करना था, उसके आगे की नाइट ये जो जाहिर आवाज़ थे वो बता रहे कि मुझे एक सेकंड भी नींद नहीं आई। ही सेड आई वॉज सो वरीड, वो बहुत ही वरीड थे। किसके बारे में? कि जो सिटी स्कैन होने वाला था उसमें क्या होगा, क्योंकि मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कर्स ऑफ फेरो। दूसरे जो सिटीजन से लोकल पीपल वही बात कर रहे थे भी ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो सब उनके खिलाफ थे। और सब लोग ऐसा बोल रहे थे भी डेफिनेटली कुछ गलत होगा। अगर आप ये जो 3300 साल से जो इंसान जिसकी एक टॉम में जो एक मम्मी बना के उसको वहाँ पर रखा है, उसको आप बाहर निकालोगे, उसका सीटी स्कैन करोगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो इसी सोच से, क्योंकि सब लोग ऐसी बातें करें, तो ये बात सुनकर या ये बात को रिमाइंड करके वो वरीड था कि रियल में कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अभी बोल रहा है कि मेरे हिसाब से, यानी जो चीज़ होने वाली थी, यानी जो सोचा था अभी गलत होगा, लेकिन ऐसा कुछ गलत हुआ नहीं है। तो अभी वो सोच रहा है कि मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि आई विल गो एंड स्लीप, मैं अभी जाऊँ और क्या करूँ? सो जाऊँ। ओके, अभी मैं जाऊँ और जाकर क्या करूँ? सो जाओ, ऐसा वो सोचता है। अभी एक लास्ट पैराग्राफ है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेल डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। जैसे ही ट्रेलर की हेल्प से, यानी ट्रेलर की हेल्प लेकर जैसे वो लिफ्ट, ओके, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट से जो टॉम को बाहर निकाला था, वो जो टॉम थी वापस उसी जगह पर जहाँ से निकाला था उसी जगह पर वापस रखने के बाद, ओके, ये जो एक विंड थी जो बहुत ही ज़ोर शोर से स्टार्ट हो गई थी। ओके, पहले जब ये काम स्टार्ट किया उससे पहले एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन था, लेकिन जैसे ही ये टट की बॉडी को बाहर निकालने का ट्राई किया तो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था, ज़ोर से हवा आने लगी थी। ओके, यानी पूरा एटमॉस्फेयर, जैसे क्लाउड्स भी नहीं थे पहले, एकदम स्काई क्लीन था, लेकिन क्लाउड्स भी छा गए थे, यानी पूरा नेचर जैसे इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन वापस बॉडी को उसी जगह पर रखने के बाद ये फिर से एटमॉस्फेयर पहले जैसा हो गया। जो विंड थी वो एकदम कैसे हो गई? स्टॉप हो गई। द विंटर एयर ले कूल, जो विंटर एयर होती है वो जनरली कैसी होती है? एकदम कूल होती है। एंड स्टिल, क्योंकि विंटर में आपको पता है कि हवा कूल होती है और एकदम ठंड लगती है, ऐसी होती है।
लाइक डेथ इटसेल्फ, लेकिन अभी जैसे हवा एकदम शांत हो गई कि जैसे क्या हो गई, डेथ, यानी उसकी डेथ हो गई। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्चर जस्ट अबोव द एंट्रेंस ऑफ टर्ट्स टॉम स्टूड ओरियन। तो ये जो पूरी वैली थी, सब लोग वहाँ से डिपार्च यानी सब लोग चले गए, और ये जो एंट्रेंस था तट की, जो टॉम जहाँ पर रखी थी उसका जो एंट्रेंस था, स्टूड ओरियो द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस। तो वहाँ पर ये एक कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन का मीनिंग होता है आकाश में अलग अलग जो नक्षत्र होते हैं, अलग अलग तारों का झुंड होता है, उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये जो तट की टॉम थी जहाँ पर उसका एंट्रेंस था, तो उसके ऊपर आकाश में कॉन्स्टिलेशन था, और ये एंशिएंट इजिप्ट इसी तरह से क्या करते थे, टॉम बनाते थे। इसी तरह से वो ये जो पिरामिड बनाते थे कि जिसके ऊपर क्या है, कॉन्स्टिलेशन हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, ये जो तट की टॉम थी या तट का समझो कि ये पिरामिड था, उसके ऊपर भी क्या था, कॉन्स्टिलेशन था। ओके, एज द सोल ऑफ ओरिसिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। और ये ओरिसिस, ओरिसिस यानी गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ओके, तो ओरिसिस को क्या मानते थे, आफ्टर लाइफ के गॉड बिलीव करते थे। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जैसे वो इसके ऊपर वहाँ पर गेट पर वो खड़े थे और वो जैसे देख रहे हैं। बॉय किंग, बॉय किंग यानी कौन, ये जो तट था उसको बॉय किंग कहा गया है। तो ये बॉय किंग को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो ये लेसन है आपका, वो नेशनल ज्योग्राफी वॉल्यूम 207 नंबर 6 में से लिया गया है। यानी ये एक बड़ा लेसन है, उसमें से ये एक पार्ट, एक भाग यहाँ पर लिया गया है और आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर ये लेसन हमने पढ़ा कि ये जो तट था वो एक छोटी एज में, व्हेन ही वॉज टीनेजर, तो लेट टीनेजर में 17 और 18 ईयर में उसकी डेथ हुई थी। तो ये डेथ क्यों हुई थी, वो किस तरह से मरा था, कुछ लोग बिलीव करते थे जैसे उसका मर्डर किया गया था, कुछ लोग मानते थे कि भी कुछ हुआ गया। यानी वो परफेक्ट रीज़न जानने के लिए जो हार्वर्ड कार्टर था उसने 1922 को उसकी टॉम को फाइंड आउट किया, और उसके बाद 40 ईयर के बाद 1968 में उसका सीटी स्कैन किया गया, वो जानने के लिए कि भी ये किस तरह से मरा है, क्यों मरा है, और जब वो मरा तब उसकी एज क्या थी, ये जानने के लिए सब कर रहे थे। लेकिन उसमें भी कोई परफेक्ट उनको रीज़न नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका सीटी स्कैन करने का सोचा, और सीटी स्कैन करने के लिए उसकी बॉडी को फिर से टॉम से बाहर निकालना पड़ा और सीटी स्कैन करना पड़ा। तो सीटी स्कैन करने के बाद भी जो उनका मेन टारगेट था, ये जानना था कि भी ये जो किंग था जब वो मरा तो वो कितनी एज का था और उसकी डेथ कौन सी वजह से हुई थी, वो जान सके नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, किंग टट्स बॉडी हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड scrutiny. तो किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू बी रिपीटेड scrutiny फॉर द रिचेस इट वॉज ब्रियल विथ। तो ये जो स्क्रूटिनी जो है कि किंग टट की जो बॉडी थी वो सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट लिया था, स्क्रूटिनी। तो उसको वो करना चाहते थे कि भाई ये जो टॉम की बॉडी थी वो उसकी डेथ किस तरह से हुई थी, उसके बाद जब वो मरा तब उसकी एज क्या थी, ये उनका रिसर्च करना था। ये रिसर्च की वजह से उसकी बॉडी का क्या गया, सीटी स्कैन करना पड़ा। फॉर द रिचेस इट वॉज ब्यूरिड विथ, बहुत सारी रिचेस एंड बहुत सारी संपत्ति उसके साथ क्या हो गई थी, दफनाई गई थी। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ इन द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पर उसका मेन जो रीज़न था उसकी बॉडी को बाहर निकालने का, कि उसकी डेथ का कारण जानने के लिए, और वो जब मरा तब उसकी एज क्या थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। तो हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेट वॉज रिजेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड टू कट द बॉडी।
ओके उसको रिजेंटेड यानी उसको पनिशमेंट मिली। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एक मेथड यूज़ करनी चाहिए उसने कौन सी यूज़ मेथड की? अनसाइंटिफिक मेथड से उसने यूज़ किया एंड कट द बॉडी। उसने ये जो टट की बॉडी थी उसको काट दिया अवे फ्रॉम द वुडन बेस और एक वुडन बेस पर लेटा दिया। ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड देन ऑन द फैसिनेशन डिटेल ऑफ टर्ट्स लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ। उसको ये जो बॉडी के पास जो गोल्ड पड़ा था उससे उसको ज़रा भी फैसिनेशन नहीं था, लेकिन उसका मेन टारगेट ये था कि उसको टट की लाइफ और उसकी डेथ के बारे में जानना था। कार्टर हैड chisel away the solidified reason to raise the king's remain. So Carter found that the ritual reason that was used the polish has hardened. The result was the mummy was cemented to the bottom of the solid gold coffin. Neither the stronger force could move the mummy nor the burning sun could loosen the remain of the king. तो कार्टर ने देखा कि ये जो एक सॉलिड गोल्ड कॉफिन था उसमें बॉटम में उसके बॉटम में ये जो टर्च की बॉडी थी उसको रखा गया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि न तो उसको सन लाइट से या फिर बर्निंग जलाने से उसकी बॉडी क्या होती थी? लूज़ होती थी। यानी वो जो सॉलिड गोल्ड था वो पिघलता नहीं था, और अगर वो पिघलेगा तो उसमें से क्या होगा? ये जो टट की बॉडी थी वो निकल सकती थी। ओके नेक्स्ट, टट्स बॉडी वॉज ब्यूरिड अलॉन्ग विथ अ गिल्डेड ट्रेजर। टट की बॉडी बहुत सारे ट्रेजर के साथ दफनाई गई। द एशियंट रॉयल ऑफ इजिप्ट वेयर फेबुलियस वेल्थी। जो पहले के इजिप्शियन रॉयल्स थे वो बहुत ही वेल्थी थे। फेबुलियस यानी बहुत ही वेल्थी थे। दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, वो आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते थे। दे ऑल्सो बिलीव दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विथ देम, वो सोचते थे कि इंसान अपनी वेल्थ अपने साथ में ले जा सकता है। सो गिल्डेड ट्रेजर वेयर ब्यूरिड विथ देम, इसीलिए जो गिल्डेड यानी बहुत ही चमकीले जो ट्रेजर थे यानी गोल्ड से बने हुए बहुत सारी चीज़ें वो उसके साथ दफनाई गई थी। द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटन खाटन टू टूटन खामुन। तो ये जो ओल्ड बॉय था उसने अपना नाम टूटन खाटन से टूटन खैमुन रखा। तो टूटन एमुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एम्यून। तो टूटन एम्यून का मीनिंग होता है लिविंग इमेज ऑफ एम्यून। ही वॉज मेजर गॉड, ये जो था उसका नाम मेजर गॉड था। एंड एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट में एम्यून के लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। किंग एमेनहोटेप स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ एम्यून एंड क्लोज दिस टेम्पल्स। ये जो एमेनहोटेप था उसने क्या किया था? उसने ये जो इमेज ऑफ एम्यून थी उसको स्मैश कर दिया था और बहुत सारे टेम्पल उसने क्या कर दिए थे? बंद करा दिए थे। टट ओवरसो रिस्टोरेशन, टट ने उसको फिर से रिस्टोरेशन किया, यानी जो बंद हो गए थे वो टेम्पल उसको बनाया, जो इमेज तोड़ दी थी उसको नई बनाकर फिर से वही मंदिर क्या किया? स्टार्ट कर दिया। और वो ओल्ड मेथड से, ओल्ड वे से, जिसे पहले जिस तरह से ये किंग रूल हो रहा था इसी मेथड से वो ये किंगडम को चलाना चाहता था। He also changed his name to express his belief on एम्यून। उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, जो पहले के लोग बिलीव थे एम्यून के नाम से, तो इसी तरह से उसने अपना नाम भी क्या कर दिया? टूटन खैम्यून, इस तरह से नाम भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द डीड्स दैट ले रेड जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटन एज अ विकी। तो अखेनेटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटन। अखेनेटन का मीनिंग होता है द सर्वेंट ऑफ एटन। एटन यानी सन डिस्क होता है। ओके तो ये सन डिस्क के लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ द थेप्स टू द न्यू सिटी अखेनेटन। उन्होंने जो ओल्ड सिटी थी थेप्स की उसको न्यू सिटी बनाई और उसका नाम दिया अखेनेटन। नॉन नाउ एज अमरना, और उसका नाम आज अमरना है। ही स्मैश द इमेजेस ऑफ एम्यून, उन्होंने
जो एम्यून यानी उस टाइम पर मेजर गॉड थे, उनकी जो इमेजेस थी उसको स्मैश यानी तोड़ देना। उसकी इमेज को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब मेजर गॉड एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, और उसके जितने भी जो टेम्पल्स थे वो उन्होंने बंद करवा दिए। दिस डीड्स ले रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटन एज अ वकी। तो इसीलिए जो अखेनेटन था वो वकी था, वो एकदम पापी था, तो ये रे जॉनसन ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन। ये जो सीटी स्कैन का रिजल्ट क्या है, तो द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन वेयर क्वाइट अनकरेजिंग। से जो सीटी स्कैन का रिजल्ट है वो बहुत ही अनकरेजिंग आया। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वेयर क्रिएटेड। तो टोटल 1700 डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शन में वहाँ पर क्रिएट हुए। अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन अ स्क्रीन। तो उसमें एक ग्रे हेड अपीयर हुआ। नेक वर्टिब्रे वेयर क्वाइट क्लियर। जो नेक वर्टिब्रे था एकदम क्वाइट क्लियर थी। द इमेजेस ऑफ हैंड, उसके जो हैंड के जो पार्ट से रिब केज एंड स्कल वेयर इक्वली ब्राइट। जो रिब केज थी, जो स्कल थे, वो भी इक्वली ब्राइट यानी बहुत ही चमकीले थे। यानी इतने टाइम से, यानी आगे बोला कि 3300 साल पहले उसकी बॉडी को ये मम्मी बनाकर, उसको टॉम्ब बनाकर वहाँ पर रख दिया था, एक पिरामिड बना दिया था। लेकिन ये 3300 साल के बाद भी उसकी रिब केस थी, जो स्कल थी, वो सब, उसके हैंड्स की इमेजेस सब एकदम परफेक्ट थी। These reveals that nothing had gone seriously wrong with टट्स बॉडी। और ये सब चीज़ देखने से पता चलता है कि भाई रियल में उसकी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। दैट मीन्स वो जो मरा तो किसी ने उसकी डेथ कर दिया, किसी ने उसको मार दिया, ऐसा कुछ उसकी बॉडी पे दिखाई दिया नहीं। लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। तो फॉरेंसिक एनालिसिस को इम्प्रूव करने वाले कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो द एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग फॉरेंसिक एनालिसिस। मैनी साइंटिस्ट टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑफ डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ क्राइम। तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है उसके जानने के लिए बहुत सारे जो मशीनरी है, तो मशीनरी से बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं। और इसमें दिस इंक्लूडेड एक्सरे, उसमें एक्सरे भी आता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, पोस्टमार्टम होता है, ऑटोस्पाई होता है एंड बायोस्पाई। तो ये सब अलग अलग टाइप के रिपोर्ट है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो बॉडी है यानी जो लाश है उसकी डेथ किस तरह से हुई है और कब हुई है। ओके, ऑल दिस हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये जो सब रिपोर्ट है जिससे हमें एकदम एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन यानी वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, मिलती है। ओके, नाउ लास्ट वन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन इन अ डेथ एज इन लाइफ। तो किंग टट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द एक्सरे बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर इन 1968। On 5 January 2005, CT scans created virtual reality and produced life-like images. तो 1968 में उसको पहले एक्सरे हुआ और जनवरी 5, 2005 में उसका CT स्कैन हुआ गया एंड प्रोसीड्यू लाइक इमेजेस। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी, किंग टट की पहली ऐसी मम्मी थी टू बी स्कैन, को पहली बार स्कैन किया गया। यानी आज तक कोई मम्मी को स्कैन नहीं किया था लेकिन किंग टट की मम्मी को स्कैन किया गया। थस इन द डेथ एज वेल एज इन लाइफ टट मूव्ड रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो उसकी जो टट की बॉडी थी वो मरने के बाद या जिंदा में सबसे पहले ऐसी बॉडी थी कि बाकी जो कंट्रीमैन थे उससे वो बहुत ही अहेड यानी आगे थी। उसकी बॉडी को पहली बार क्या हो गया था, सिटी स्कैन किया गया था। उसके वहाँ पर जो जिंदा इंसान थे उसके भी आज से पहले कभी भी सिटी स्कैन हुआ नहीं था। यानी मरने के बाद और जिंदा में सबसे पहले ऐसी बॉडी थी जिसको सिटी स्कैन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से पता चल गया होगा।
तो इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।